बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 33 इकसाल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 34 मुलाहिजा फरमाएं। मैंने उस गली के 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन लक्ष्मी वाला दरवाजा मुझे बंद ही नजर आया। अंदर अंधेरा भी था। तीसरी मर्तबा उस तरफ से गुजरते हुए दरवाजे के सामने रुका तो सामने वाले दरवाजे में खड़ी हुई तवाइफ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ए उधर क्या देखा, तो हमारा द्वार आ जाओ ना, 5 रुपए में खस कर देंगी। मैं उस दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो दराज कमर तवाइफ भी खासी हसीन थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त एक आदमी मेरी तरफ देखता हुआ करीब से गुजर गया था। आओ बथेर आओ ना, तवाइफ ने 10 का नोट गिरीबान में ठोंसते हुए कहा। वो मुझे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई। मैं बेहतर नहीं आऊंगा, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे सामने वाला दरवाजा आज बंद क्यों है। मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा। ये दरवाजा तो उस रोज ही बंद हो गया था जब लक्ष्मी बाई की हत्या कर दी गई थी, तवाइफ ने जवाब दिया। अरे ये कब की बात है? मैं उछल पड़ा। जिस रोज उसने चौक में शंकर की हत्या की थी उस रात तो वो गायब रही थी। अगले रोज रात वापस आई तो उसके थोड़ी देर बाद शंकर के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी। वो लाश यहाँ फेंक कर चले गए। उसने गली के फर्श की तरफ इशारा किया। लक्ष्मी बाई की एक लौंडिया भी मारी गई थी, दूसरी को वो अपने साथ ले गए। 2 दिन तो ये बाजार भी बंद रहा था। वो चंद में खामोश रही और एक बार फिर अंदर आने की दावत दी। मैं धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। मेरा रुख गली के मुखालिफ सिमत में था। मैं चांदी मोड़ घूमा था कि अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर चौंक गया। मैंने मुड़कर देखना चाहा, मगर उसी लम्हे कोई सख्त चीज मेरे पहलू को छूने लगी। उसके साथ ही घुराती हुई आवाज मेरे कान से टकराई। खामोशी से चलते रहो, अगर शोर मचाया या कोई हरकत की तो गोली चला दूंगा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये वही आदमी था जो उस वक्त मेरे करीब से गुजरा था जब मैं उस तवाइफ को 10 रुपए का नोट दे रहा था। मैं खामोशी से चलता रहा। हम उस गली से निकलकर दूसरी गली में आ गए जो सुनसान भी थी और ज्यादा तारीख भी। यहाँ रुक जाओ, उस शख्स ने गुर्रा कर हुक्म दिया, और जेब में जो कुछ है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मेरी जेब में एक अदद पिस्तौल भी है जिसमें 6 की 6 गोलियां मौजूद हैं। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरे पास रकम भी तुम्हारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे शक्ति लाल के पास ले चलो। कहाँ है वो? शक्ति? कौन हो तुम? वो शख्स गड़बड़ा सा गया, फिर एकदम से आकर मेरे पैर छुए और दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, क्षमा कर दो गुरु, मैं पहचाना नहीं था। मैं तो मोटी आसामी समझकर तुम्हारे पीछे लगा था। मैंने गौर से उस शख्स को देखा। ये शक्ति का वो चौथा साथी था जो शंकर पर हमले के दिन उनके साथ था। उसने मुझे आवाज से पहचान लिया था। शक्ति कहाँ है? मैंने फिर पूछा। अपनी खोली में? नहीं गुरु, वो बस स्टैंड के इलाके में है। मेरे साथ आओ, सामने वाली सड़क से हमें रिक्शा मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं, मेरे पास कार है, मेरे साथ आओ, मैंने जवाब दिया। हम मुख्तलिफ गलियों से होते हुए उस गली में आ गए जहाँ कार खड़ी थी, लेकिन कार के करीब पहुंचते ही मैं उछल पड़ा। रत्ना कार में नहीं थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पैसेंजर साइड वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। दरवाजा खुल गया। मेरी नजर सबसे पहले फुट सीट पर पड़ी। फुट सीट की हालत बता रही थी कि कैराकोप राइफल वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरवाजा बंद करके इधर उधर देखने लगा। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे जहन में सैकड़ों ख्यालात आए और फिर गली के अंदर की तरफ तारीकी में एक हेवले को मुतहर्रिक देखकर मैंने जेब से पिस्तौल निकाला, लेकिन वो हेवला जैसे ही आगे आया मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो रत्ना थी। एक आदमी मशकूक अंदाज में 2-3 मरतबा कार के सामने से गुजरा था, इसलिए मैं कार से उतरकर उस मकान की तारीख ड्योढ़ी में छुप गई। रत्ना ने गली की तरफ इशारा किया। किसकी हिम्मत है जो हमारे इलाके में हमारे आदमियों को परेशान करे? शक्ति के चेले ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे बताओ दीदी, वो कौन थे? चलो बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिछले दरवाजे की लाक ना बटा दी। रत्ना अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई कैराकोफ दोबारा फुट सीट के नीचे रख दी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे कार बढ़ा दी। बस स्टैंड के इलाके में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। शक्ति का चेला गोबंद रास्ते भर बोलता रहा। उसके कहने पर मैंने एक जगह कार रोकी और हमें वहीं रुकने का कहकर वो खुद कार से उतर गया। मैं कुछ देर तक उसे एक तरफ जाते हुए देखता रहा। ये बारूनक शॉपिंग एरिया था। मैंने कार आगे बढ़ा दी और एक शॉपिंग सेंटर के सामने पार्किंग एरिया में ऐसी जगह रोक ली जहाँ से मैं चारों तरफ निगाह रख सकता था। 10 मिनट गुजर गए, ना ही गोबंद वापस आया और ना ही शक्तिलाल की सूरत कहीं दिखाई दी। गोबंद भी गायब हो गया। रत्ना इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाई। इन लोगों का कोई एक ठिकाना तो नहीं, वो शक्ति को तलाश कर रहा होगा, मैंने कहा, और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे लक्ष्मी के बारे में बताने लगा। बेचारी, रत्ना अफसोस का इजहार करते हुए बोली। उसने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। हमारे साथ रहती तो महफूज रहती। वो लोग उसकी ताक में होंगे और लक्ष्मी जैसे ही वहां पहुंची उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शंकर की मौत के बाद वो खुद भी शायद जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मैंने कहा। अरे ये यहाँ कहाँ? रत्ना कहते हुए सामने देखने लगी। कौन? मैंने भी उसकी तरफ देखा। वो रजनी है, मेरे साथ प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में काम करती है। रत्ना ने सामने इशारा किया। साड़ी में मलबूस दराज कामत एक खूबसूरत लड़की एक अधेड़ उम्र आदमी के साथ इसी तरफ आ रही थी। वो सामने वाले शॉपिंग सेंटर से निकले थे और दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग थे।
वो पार्किंग एरिया में दाखिल होकर हमारी तरफ ही आ रहे थे और फिर दाईं तरफ वाली कार के करीब रुक गए। मर्द कार का दरवाजा खोलने लगा। अरे रजनी! रत्ना कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी। रजनी बड़ी गर्मजोशी से उससे मिली। वो 2-3 मिनट तक बातें करती रही। रजनी की बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि रेस्टोरेंट वालों को रत्ना पर किसी किस्म का शुबा नहीं था। अलबत्ता सेठ परेशान जरूर था कि वो बगैर इतला के इतने रोज काम पर क्यों नहीं आई। एक मुलाजिम को उसके घर भी भेजा गया था मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। रजनी का साथी कार में बैठ चुका था। फिर रजनी भी रत्ना से हाथ मिलाकर कार में बैठ गई। रत्ना अपनी कार में आ गई और रजनी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह करने लगी। ये इत्मीनान तो हुआ कि रेस्टोरेंट में मेरे बारे में किसी को शुबा नहीं हुआ। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारा मकान इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, अब हमें वहाँ जाने में भी कोई खतरा नहीं। रत्ना ने जवाब दिया। 10 मिनट और गुजर गए और फिर शक्ति और गोबंद दिखाई दिए। वो उस जगह खड़े थे जहाँ मैंने गोबंद को कार से उतारा था। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे। मैंने कार का हॉर्न बजा दिया। शक्ति ने उस तरफ देखा तो मैंने खिड़की से हाथ निकाल कर हिलाया। शक्ति तेज कदम उठाता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ आया। इसी दौरान मैंने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। पाँव लागू गुरु! वो हाथ जोड़ते हुए खिड़की के सामने झुक गया। अगर तुम्हें यहाँ कोई जरूरी काम ना हो तो पहले बैठ जाओ। मैंने कहा, यहाँ कोई काम नहीं गुरु, शक्ति ने कहा। गोबंद की तरफ देखकर हाथ हिलाया और पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार को पार्किंग एरिया से निकाला और सड़क पर एक तरफ मोड़ दिया। 10 मिनट बाद मैंने कार एक मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ कर रोक ली। उस वक्त 9 बजने वाले थे और उस सड़क पर इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और सीट पर पीछे मुड़कर बैठ गया। सबसे पहले ये बताओ कि कल रात तुम होटल हिल्टन कैसे पहुंचे? मैंने शक्ति के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और तुम्हें यह कैसे पता चला कि हम उस होटल के अंदर और 6ठी मंजिल पर किसी कमरे में हैं? शक्तिलाल मुस्कुरा दिया। वो चलने में रत्ना की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, बात यह है कि गुरु, कल रात जब आप लोग हिल्टन में दाखिल हुए थे तो मिठू राम ने तुम्हें और राधा को देख लिया था। उसने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। मिठू राम ने फौरन ही मुझे ठाकुर रेस्टोरेंट फोन कर दिया। उसे मालूम था कि मैं उस वक्त वहीं बैठा हूँगा। रेस्टोरेंट में भी ना होता तो चंद मिनट के अंदर अंदर मुझे पैगाम मिल जाता। बहरहाल मिठू का पैगाम मिलते ही मैं वहां से भाग निकला। उस वक्त 3-4 लड़के मेरे साथ थे। मुझे मालूम था कि नागराज हिल्टन की 6ठी मंजिल के किसी स्वीट में ठहरा हुआ है। मैंने जैसे ही सुना कि तुम लोग भी वहां पहुंच गए हो तो मुझे सूरत-हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई। मैं जब होटल पहुंचा तो मिठू राम ने बताया कि तुम लोग उनके कब्जे में आ चुके हो और वो लोग तुम्हें नागराज वाले कमरे में ले गए हैं। दरअसल जब तुम लोगों को लिफ्ट से निकलते ही 2 आदमियों ने राइफल की जद पर लिया था। मिठू उस वक्त जीने पर था। वो फौरन ही वापस आ गया। वो उस वक्त अकेला था और कुछ कर नहीं सकता था। वो बाहर आकर हमारा इंतजार करने लगा। सूरत-हाल का इल्म होते ही मैं भी परेशान हो गया। अगर हम 6ठी मंजिल पर हल्ला बोल देते तो कुछ फायदा ना होता, तुम्हें और हमें नुकसान उठाना पड़ता। मैंने एक और तरफ से रिस्क लेने का फैसला किया। उस वक्त मेरे साथ 5 आदमी थे जिन्हें मैंने मुख्तलिफ पोजीशनों पर खड़ा कर दिया और बारूद को बाहर से 6ठी मंजिल के आखिरी कमरे की खिड़की पर फायर करने का इशारा किया। उस वक्त खिड़की के करीब कुछ साए से हरकत करते नजर आ रहे थे। बारूद की चलाई हुई पहली गोली पता नहीं किस तरफ चली गई थी। अलबत्ता दूसरी गोली खिड़की के शीशे पर लगी। मुझे तवक्को थी कि शीशा टूटने से कमरे में कुछ हलचल जरूर मचेगी और तुम लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करोगे। वो खामोश होकर चलने में मुस्कुराता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। खिड़की के करीब कुछ अफरा तफरी नजर आई। अंदर की तरफ क्या हो रहा था इसका भी मैं कुछ अंदाजा लगा सकता था। हम लोग भी फौरन हरकत में आए। एक आदमी बाहर वाले गेट पर खड़ा हो गया। लॉबी में भी 1-2 फायर करने से हमारा मकसद हल हो गया। लोग कमरों में और कोनों में घुस गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर न लगी कि 6ठी मंजिल के उस कमरे में मारका शुरू हो चुका है। मैं मिट्टू को लेकर लिफ्ट की तरफ दौड़ा। मैंने तय किया था कि अगर तुम लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचा तो नागराज के आदमियों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिफ्ट से निकलते ही तुम लोगों से सामना हो गया और जब ये पता चला कि नागराज दूसरी लिफ्ट से नीचे गया है तो हमारे लिए वहां रुकने का मौका नहीं था। लेकिन नागराज उस वक्त हमें धोखा देने में कामयाब हो गया। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, राधा की मौत का मुझे ज्यादा दुख पहुंचा है लेकिन उसकी मौत रायगा नहीं जाएगी। हम उसका बदला जरूर लेंगे। मगर गुरु, तुम्हारे साथ वो लंबा सा आदमी और वो छोकरिया कौन थी? पंडित बैरू। शक्ति वाकई ही उछल पड़ा। मगर उसे तो नागराज ने मंदिर ही में जलाकर भस्म कर दिया था। मंदिर भस्म हो गया था, बैरू बच निकला था। मैंने कहा, मंदिर को आग लगाए जाने से पहले मैं तकरीबन 2.5 महीने उसके पास रहा था और अब फिर उसके पास हूँ। 3-4 रोज पहले इत्तफाक से उससे मुलाकात हो गई। ये गाड़ी भी उसी की है। बहरहाल तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? गुज़िश्ता रात मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे परिवार में कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ गुरु, शक्ति मुस्कुरा दिया। शंकर उसके 3-4 बड़े गुर्गों की मौत के बाद कुछ और लोग यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूँ। मेरे परिवार में अब 10 आदमी हैं जिनमें 2 छोकरियां भी हैं। मैंने पूरे शहर में ये बात घुमा दी है कि कोई दुकानदार किसी बदमाश को भत्ता ना दे। हम भत्ते के बगैर उनकी रक्षा करेंगे। तुम्हारी कृपा से यहाँ हमारे कदम जम रहे हैं गुरु।
लेकिन तुम किसी को बिला वजह तंग नहीं करोगे और किसी पर जुल्म नहीं करोगे। मैंने कहा, जो खुद जुल्म का शिकार रहा हो वो किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं कर सकता, अलबत्ता किसी जालिम को छोड़ूंगा नहीं, शक्ति ने जवाब दिया। नागराज का क्या हुआ, उसे तलाश करना बहुत जरूरी है, मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा। कल रात नागराज हमें धोखा दे गया था, शक्ति बोला। तुम समझे थे कि वो लिफ्ट के जरिए फरार हो गया, लेकिन वो आरामी सामने वाले कमरे में घुस गया था। सामने वाले कमरे में? मैं चौंक गया। मुझे याद आ गया, जब मैं नागराज के कमरे से बाहर निकला था तो सामने वाले कमरे के सामने एक औरत खड़ी थी जिसने मुझे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी और मेरे पूछने पर उसने बताया था कि नागराज लिफ्ट की तरफ भागा है। बात अब मेरी समझ में आ गई थी। नागराज ने मुझे गुमराह करने के लिए अपने गले का स्याह नाग रायदारी में जरा आगे फेंक दिया और खुद उस कमरे में घुस गया था। यकीनन सामने वाले कमरे भी उसी के इस्तेमाल में रहे होंगे। बेला और पंडित अमरीश भी उसी कमरे में थे, शक्ति कह रहा था। मैं और बानूट रात भर हिल्टन के आसपास मौजूद रहे थे। तुम लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई और कुछ बेगुनाहों को पकड़ा भी गया। रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ बदमाशों को भी पकड़ा गया, मगर मेरे आदमी महफूज रहे। नागराज का सुराग लगाओ शक्ति, मैंने कहा। अगर वो इस शहर से निकलने में कामयाब हो गया तो उसे शक्ति हासिल करने का मौका मिल जाएगा, और तुम जानते हो जख्मी नाग ज्यादा खतरनाक होता है। चिंता मत करो गुरु, शक्ति ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में मैं पता चला लूंगा, लेकिन तुमसे रब्ता करने का मसला है। कोई इमरजेंसी हो तो कैसे इतला दो। मैंने उसे पंडित बैरू का फोन नंबर बता दिया। 3 इंचों का ये नंबर याद रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर मैंने डैशबोर्ड के खाने से कपड़े का लिपटा हुआ थैला निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये 1 लाख रुपए हैं, मैंने कहा। अपने आदमियों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके उलिये बदलो, ताकि जरूरत के वक्त बड़े उठ लो और क्लबों में आने जाने में कोई दुश्वारी पेश न आई। तुम तो मुझे अपने एहसानों के बोझ तले दबाते जा रहे हो गुरु, शक्ति ने कहा। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैंने कहा। मेरे पास पैसे हैं तो तुम्हें भी दे रहा हूँ, ना होते तो शायद मैं तुमसे कुछ मांग लेता। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है गुरु, शक्ति बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ, मैंने सीधा होकर इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। मुझे? वो इधर उधर देखते हुए बोला। गांधी स्ट्रीट के कॉर्नर पर उतार देना, वहां से आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने कार आगे बढ़ा दी। कई मरतबा गांधी स्ट्रीट से गुजरने का इत्तफाक हुआ था। शहर के तमाम रास्ते मुझे अजबर हो चुके थे, इसलिए गांधी स्ट्रीट तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये भी शहर का एक बारोनक इलाका था, यहाँ चंद बड़े होटल और नाइट क्लब भी थे। सालार बाजार की तरह यहाँ भी ज्यादातर सियाहों का रश रहता था। एक बड़ी कुशादा सड़क थी और उसके दाएं बाएं लातादाद छोटी सड़कें थी जहाँ दुकानें वगैरह थी। मैंने कार गांधी कॉर्नर पर रोक ली। शक्तिलाल ने हम दोनों को प्रणाम किया और थैला संभाल कर कार से उतर गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। बेहतर है कहीं रुककर कुछ खा पी लिया जाए। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? वहीं चलो, रत्ना ने कहा। सूरत का सही अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने कार एक और सड़क पर मोड़ दी। या सूरत का अंदाजा हो जाएगा या धर लिए जाएंगे, मैंने कहा, और कार की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट बाद मैंने कार प्रेम नवाज रेस्टोरेंट से चंद गज आगे फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दी और इंजन बंद कर दिया। रेस्टोरेंट में सिर्फ 1-2 मेजें ही खाली थी। रत्ना ने मुझे खाली मेज पर बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चली गई। हमारे अंदर दाखिल होते ही सेठ ने रत्ना को देख लिया था। मैं खाली मेज पर बैठ गया। रत्ना तकरीबन 5 मिनट बाद आई। उसके चेहरे के तासरात बदले हुए थे। क्या हुआ, खैरियत? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। साला हरामी, अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। रत्ना का लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहता है अगर कल मैं काम पर नहीं आई तो मेरी नौकरी खत्म कर देगा। और कुछ नहीं, सब खैरियत है, उसने जवाब दिया। उसी वक्त वेटरेस भी आ गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रत्ना की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कहाँ गायब हो दीदी? वो हरामी तुम्हारी छुट्टी कर देने का सोच रहा है। कर दे छुट्टी, मुझे अब उसकी नौकरी की परवाह नहीं, रत्ना ने जवाब दिया। कहीं और काम मिल गया है क्या? वेटरेस ने कहते हुए मैनीखेज नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ यही समझ लो, और काम भी पक्का, रत्ना मुस्कुराई। अच्छा तुम ये बताओ, इतने दिनों में कोई मुझे पूछने तो नहीं आया था? नहीं, वेटरेस ने नफी में सर हिलाया। अलबत्ता तुम इतने रोज नहीं आई तो सेठ ने हरेश को तुम्हारे घर भेजा था, वहाँ ताला लगा हुआ था। कहाँ रह रही हो आजकल? ऐश हो रही हैं, रत्ना मुस्कुराई। तुम हमारे लिए काफी और चिकन सैंडविच ले आओ। चंद मिनट बाद वेटर्स ने मतलूबा चीजें हमारी मेज पर सर्व कर दी। सैंडविच खाते और काफी पीते हुए भी मैं इधर उधर देख रहा था। मुझे वो वेटर्स नजर नहीं आई जिसने उस रोज मेरी मुखबरी की थी। मैंने वेटर्स को बिल लाने को कहा। उसने फौरन ही प्लेट हमारे सामने रख दी जिसमें बिल रखा हुआ था। रत्ना ने मुझे बिल अदा करने से रोक दिया। अपने पर्स में से 10 रुपए का नोट निकालकर वेटर्स को टिप दे दी और प्लेट में से बिल उठा लिया। ये बिल मैं काउंटर पर अदा करूंगी, वो उठते हुए बोली। बिल 34 रुपए का था। रत्ना ने पर्स में से 10-10 के 4 नोट निकालकर बिल के साथ सेठ के सामने काउंटर पर रख दिए। 6 रुपए तुम्हारी बख्शिश, जेब में रख लेना, रत्ना कहते हुए वहां से हट गई। सेठ खूनख्वार नजरों से उसे घूर कर रह गया। मैं भी सेठ की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हम रेस्टोरेंट के दूसरे दरवाजे से निकले थे। हमें ऊपर से घूमकर कार की तरफ आना पड़ा। रत्ना भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार को घुमाते हुए जैसे ही मेन रोड पर आया, पीछे से एक हुर्राट सुनकर उछल पड़ा।
अगले चौक पर कार को नहर मार्ग की तरफ मोड़ लेना मिस्टर नाजी। मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर स्टीयरिंग से उठ गए और कार सड़क पर लहराने लगी। कार संभालो, पीछे बैठा हुआ शख्स घुराया। उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लग गई। कार बड़ी तेजी से फुटपाथ की तरफ जा रही थी। अगर मैं बर वक्त उसे संभाल ना लेता तो वो फुटपाथ से टकरा कर उलट जाती या उसी नोयत का संगीन हादसा पेश आ सकता था। मेरे मुंह से सांस निकल गया। मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। आईने में नजर आने वाले शख्स के चेहरे का अक्स बहुत ही खौफनाक था। गहरी रंगत, बड़ी बड़ी मूंछें जो रुखसारों के करीब से ऊपर को मुड़ी हुई थी। राजस्थानी मर्द आमतौर पर ऐसी खौफनाक किस्म की मूंछें रखना पसंद करते हैं। शेव गालमन एक रोज पहले बनाया गया था। सर के बाल भी बहुत करीब से तराशे हुए थे। गहरी रंगत पर उसके माथे पर सफेद कश का अजीब सा लग रहा था। श्याम मूंछों के नीचे उसके चमकते हुए सफेद दांत भी बड़ा पुरस्कार तासर दे रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खासी तेज थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर मुखातिब किया था। उस शख्स का लहजा भी शाम की फुनकार से मिलता जुलता था, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हो सकता हूँ। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। सिर्फ 24 घंटे पहले नागराज की मौजूदगी में 4 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए और तुम इस कदर आजादी से घूम रहे हो। ओह, मैंने जान बनते हुए कहा, तो तुम नागराज के चेले हो? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नागराज के पास नहीं ले जाऊंगा। तो फिर कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा, अपने घर ले जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तुम्हें हनुमान के मंदिर ले जाऊंगा। वहाँ मेरे कुछ और साथी भी मौजूद हैं। हैरत है। मैंने कहा, तुम पहले शख्स हो जो मुझे नागराज के पास ले जाने की बजाय कहीं और ले जाना चाहते हो। क्या तुम नागराज से 5 लाख का इनाम नहीं लेना चाहते? लानत भेजो नागराज और उसके 5 लाख पर। उस शख्स ने कहा, पंडित बैरू की दौलत के सामने अब उसके 5 लाख की कोई अहमियत नहीं रही और यह भी मुमकिन है कि नागराज मुझे 5 लाख का इनाम देने की बजाय आशीर्वाद पर ही टाल दे। पंडित बैरू की दौलत? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने कहा और रत्ना की तरफ देखने लगा। रत्ना का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। उसका एक पैर फुट सीट पर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं समझ गया, वो फुट सीट से हटाकर उसके नीचे छुपी हुई कैराकोफ राइफल को सामने लाना चाहती थी ताकि बवक्ते जरूरत उसे आसानी से गिरफ्त में ले सके। अनजान बनने की कोशिश मत करो, वो शख्स हुर्राया। उस रात में हिल्टन में नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि पंडित बैरू भी तुम्हारे साथ था। वो मंदिर में आग से बच गया था। वो बहुत चालाक आदमी है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मंदिर की सारी दौलत अपने साथ ले गया होगा और अब वो दौलत हमारे काम आएगी। नागराज को तो हम उसकी हवा भी लगने नहीं देंगे। अलबत्ता उसे इतना जरूर फायदा होगा कि उसे अपने 2 बदतरीन दुश्मनों यानी तुम और पंडित बैरू से निजात मिल जाएगी। मेरा दिमाग उस वक्त बड़ी तेजी से काम करने लगा। ये लोग दौलत की खातिर नागराज से गद्दारी कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें पंडित बैरू के बारे में कुछ ना बताऊं तो? मैंने कहा, ठाकरे तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। वो किसी की जबान खुलवाने के सारे तरीके जानता है। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। उस शख्स ने कहा, ठाकरे? तुम्हारा मतलब है बाल ठाकरे? मैंने कहा, बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे। वो शख्स बोला, वो चंद रोज पहले ही अतालगढ़ से आया है। कल रात जब उसे पता चला कि बैरू जिंदा है तो ये मंसूबा उसी ने बनाया और इत्तेफाक से आज तुम मेरे हाथ लग गए। ठाकरे बहुत खुश होगा। उसे दौलत से बड़ी मोहब्बत है। उसके लिए तो उसने अपने दौलतमंद जीजा को भी कत्ल कर दिया था, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसकी बहन ने उसे ठींगा दिखा दिया और वो पुलिस से बचता धक्के खाता हुआ यहाँ आ गया। यानी उसने दौलत के लिए अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। मैंने कहा, वैसे हमारे मुल्क में ऐसे लातादाद ठाकरे पाए जाते हैं जो दौलत के लिए अपनी कौम की माओ बहनों के सुहाग उजाड़ देते हैं, सड़कों पर खून बहा रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। वैसे बाल ठाकरे भी अजीब ड्रामा है आदमी। वो बंद करो अपनी बकवास और खामोशी से कार चलाते रहो। वो दाड़ा। दरअसल मैं उसे बातों में लगाकर काबू में करने का कोई मौका तलाश कर रहा था, लेकिन वो बहुत मोहतात होकर बैठा हुआ था। पिस्तौल की नाल एक लम्हे को भी मेरी गर्दन से नहीं हटी थी। कार इस वक्त नेहरू मार्ग के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका भी मेरा देखा भाला हुआ था। इससे आगे आबादी छिद्री थी और वहीं से एक सड़क हनुमान मंदिर की तरफ जाती थी जो आबादी से बहुत हटकर वाक़ था। उस मंदिर में शाम तक लोगों की आमदोरफ्त रहती थी। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद वो सड़क वीरान हो जाती और मुझे समझने में देर न लगी कि उन लोगों ने उस मंदिर में डेरे जमाए हुए हैं। हम नेहरू मार्ग की आबादी से बाहर निकल आए। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसने आंख से इशारा कर दिया। मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उसके पैरों की तरफ उठ गई। कैराकोफ राइफल का दस्ता सीट के नीचे से झांक रहा था। वो शख्स अब पहले से ज्यादा मोहतात था। देखो भैया, रत्ना ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, मगर उस शख्स ने हुर्राते हुए उसकी बात काट दी। मुझे भैया मत कहो रंडी। उसके साथ उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ रत्ना की गर्दन पर कान के करीब लगा। वो चीखती हुई नीचे झुक गई। औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने कहते हुए पीछे गर्दन घुमाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। तुम अपनी चोंच बंद रखो। वो हुर्राया। मैंने कनखियों से रत्ना की तरफ देखा। उसे थप्पड़ खाकर झुकने का मौका मिल गया था। उसने दोनों पैर ऊपर उठाकर बड़ी फुर्ती से राइफल खींच ली और ठीक उसी वक्त मैंने स्टीयरिंग की दाईं तरफ झुकते हुए पूरी कुव्वत से ब्रेक का पैडल दबा दिया। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, मगर कार एक जोरदार झटके से रुकी।
गनमैन अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश से टकराया। उसने ट्रैगर भी दबा दिया था। बदहवासी में चलाई हुई गोली सामने विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। रत्ना राइफल संभालती हुई तेजी से सीधी हो गई। उसे पोजीशन लेने का मौका नहीं मिल सका। इतनी जगह थी नहीं कि वो किसी तरह की पोजीशन ले सकती। तब उसने बड़ी तेजी से पलटते हुए राइफल की नाल से वार कर दिया। जरब उस शख्स के रुखसार पर लगी। वो चीखता हुआ पीछे सीट पर उल्टा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर सीटों के बीच वाली जगह पर गिर गया था। सीधा होने की कोशिश में मेरी टांग मुड़ गई और इसी दौरान उस शख्स ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। रत्ना भी मेरी तरह अपनी सीट पर उलझ कर रह गई। मैंने संभलते हुए राइफल उसके हाथ से ले ली और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो शख्स सड़क से उतरकर नशेब की झाड़ियों में उलझता हुआ दूर जा रहा था। अगर वो निकल गया तो हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। बाद में वो कार के जरिए हमारे ठिकाने तक पहुंच सकते थे। मैं उसे जिंदा निकल जाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने राइफल सीधी करके ट्रैगर दबा दिया। फायरिंग की आवाज के साथ भयानक चीखें भी फिजा में गूंजी और वो शख्स लड़खड़ा कर गिरा और ढुलान पर लुढ़कता चला गया। मैंने भी ढुलान पर दौड़ लगा दी। वो झाड़ियों में उलझा तड़प रहा था। उसे पुष्ट पर सिर्फ एक गोली लगी थी। मैंने राइफल उसकी तरफ करके एक और ब्रेस्ट मारा और उसकी मौत का इत्मीनान कर लेने के बाद सड़क की तरफ दौड़ा। रत्ना भी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर कार की तरफ दौड़ लगा दी। कार का इंजन बंद हो चुका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और यू टर्न लेते हुए कार की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। राइफल मैंने रत्ना को दे दी, जिसे उसने दोबारा फुट सीट के नीचे डाल दिया। सामने बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां देखकर मैं चौंक गया। सन्नाटे में फायरिंग की आवाज बहुत दूर तक गूंजी होगी। हो सकता है वो पुलिस की गाड़ी हो जो सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए इसी तरफ आ रही हो। पुलिस? रत्ना बोली। सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। अब मैंने भी हेडलैम्प्स की रोशनियों के ऊपर सुर्ख रोशनी स्पार्क करते हुए देख ली थी। मैंने कार तेजी से बाईं तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दी और तकरीबन 200 गज आगे एक और मोड़ घुमाते हुए मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस की कार भी इसी तरफ मुड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ दोबारा नेहरू मार्ग के इलाके में आ गया और वहां से पैरोली की तरफ निकलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। पंडित भैरू की कोठी की तरफ आते हुए भी मैंने पूरी एहतियात से काम लिया था और आखिरकार मैंने गाड़ी उस रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर कार को सड़क पर मोड़ दिया जो पहाड़ी पर भैरू की कोठी की तरफ चली गई थी। उस सड़क के मोड़ पर प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो पहाड़ी सड़क से तकरीबन 300 फुट बुलंद थी और गेट का सड़क के मोड़ से 200-250 गज का फासला था। उस तरफ गाड़ी मोड़ते हुए मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अजीब तासरात थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे अब भी किसी सनसनी की कैफियत में मुब्तला हो। ठीक कहते हो, मैं अभी तक अपने आप पर काबू नहीं पा सकी, रत्ना ने जवाब दिया। वैसे एक बात तो तयशुदा है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ रही और कुछ ना हुआ तो मैं ब्लैक क्वीन जरूर बन जाऊंगी। ये ब्लैक क्वीन कौन है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। एक इंडियन फिल्म की हीरोइन। रत्ना भी मुस्कुरा दी। एक ठाकुर के हाथों अपनी इज्जत लुटाकर डाकियों के गिरोह में शामिल हो जाती है और अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए न सिर्फ उस ठाकुर को बल्कि उस जैसे तमाम ठाकुरों को चुन चुन कर खत्म कर देती है। वो हमेशा काले कपड़े पहनती है, इसलिए वो ब्लैक क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। जालिम किस्म के ठाकुर और जमींदार उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। तो गोया तुम ब्लैक क्वीन बनना चाहती हो? मैंने कहा। रत्ना मुस्कुरा कर रह गई। मैंने गाड़ी गेट के सामने रोकी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। गेट के करीब पहुंचकर यकायक मुझे ख्याल आया कि उस रोज बैरू ने पिलर पर लगे हुए डिवाइस पर जिन मखसूस नंबरों के बटन दबाए थे जिनसे गेट खुल गया था, लेकिन मुझे वो नंबर मालूम नहीं थे। मैं पिलर पर इधर उधर देखने लगा। रिमोट कंट्रोल जैसे उस डिवाइस के नीचे इतला घंटी का बटन लगा हुआ था और उसके साथ इंटरकॉम वाला डिवाइस भी था। बटन दबाकर अंदर मकीनों से बात की जा सकती थी। मैंने बटन दबा दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड बाद डिवाइस के स्पीकर पर समित्रा की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूं समित्रा नाजी। गेट कैसे खुलेगा? मैंने डिवाइस के करीब मुंह ले जाकर कहा। तुम्हारी गाड़ी हमने देख ली थी, तुम्हारी कॉल का इंतजार था। गेट खुल रहा है, आ जाओ, समित्रा ने जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। उसके साथ ही पिल्लर के अंदर एक तरफ से क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी और गेट का फौलादी पट अपनी जगह से सिरकता हुआ दीवार में गायब हो गया। मुझे समझने में दुश्वारी पेश ना आई कि गेट को कोठी के अंदर से भी खोला और बंद किया जा सकता था। मैं गेट के करीब से हटकर कार में बैठ गया और उसे आगे बढ़ा ले गया। चंद गज आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो गेट बंद था। पोर्च में कार रोकी तो उस वक्त समित्रा भी बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर बाहर आ गई। वो रत्ना की सूरत देखकर समझ गई कि हम किसी खास सूरत-ए-हाल से गुजर कर आए हैं। कोई गड़बड़? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। गड़बड़ को हम उस फसील के बाहर बहुत दूर छोड़कर आए हैं। तुम हमें चाय पिला दो तो बड़ा एहसान होगा। भोजन नहीं करोगे? हम तो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, समित्रा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। भोजन हमने कर लिया था। अच्छा यूं करो कि तुम लोग अपना भोजन निकाल लो और उसके साथ हमारे लिए चाय भी ला दो। इकट्ठे बैठकर खाएंगे और गपशप भी होती रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु को बता देती हूँ, समित्रा कहती हुई बैरू के कमरे की तरफ चली गई। रत्ना तो हाल कमरे में सोफे पर ढेर हो गई और मैं अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और हाल कमरे में आ गया।
अगरचे शानदार डाइनिंग टेबल भी मौजूद थी, मगर रत्ना कालीन पर दस्तरख्वान बिछा रही थी। उसने बिल्कुल रवायती अंदाज में पीतल की थाली और बर्तनों में 2 आदमियों का खाना परोस दिया और 2 कप चाय के भी दस्तरख्वान पर रख दिए। बैरू उस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे इशारा करता हुआ वो सोफे से उठ गया। नागराज के बारे में कोई गुनसुन? बैरू ने खाने के दौरान पूछा। 1-2 रोज में पता चल जाएगा। मैंने अपने आदमी पीछे लगा दिए हैं, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और हाँ, मैंने शक्तिलाल को यहाँ का फोन नंबर दिया है, उसकी कॉल आए तो तुम लोग परेशान मत हो जाना। क्या वो काबिल एतमाद है? बैरू ने मेरी तरफ देखा। काबिल एतमाद? मैंने उसे घूरा। कल रात अगर शक्ति और उसके साथी हमारी मदद ना करते तो हमारा अंजाम भी राधा ही की तरह होता। मुझे हैरत है बैरू, तुम पूछ रहे हो कि शक्ति काबिल एतमाद है या नहीं। मेरी बात का बुरा मत मानना, बैरू ने कहा। बहुत कुछ करने के बावजूद बाद लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस माहौल से शक्ति का ताल्लुक है उस टाइप के लोग वफादारियां बदलते रहते हैं। कोई बड़ा लालच उनकी नीयत और इरादा बदल सकता है। बैरू सिंह, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। एक तरफ नागराज है जिसके पास दौलत और ताकत है, दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं, सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा हूँ। लेकिन शक्तिलाल ने मेरा साथ दिया, जबकि वो तमाम हकाइक से वाकिफ है। नागराज ने मेरे लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी लगा रखा है। उसे जिस पर मेरी मदद करने का शुबा होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुम्हारी अपनी मिसाल सामने है। मंदिर को आग लगाकर तुम्हें भी जलाकर राख कर देने की कोशिश की गई, क्योंकि नागराज को शुबा हो गया था कि तुमने मुझे अपने मंदिर में पनाह दी थी। ये सब कुछ जानते हुए शक्ति ने मेरा साथ दिया। अपने हाथ नागराज के आदमियों के खून से रंगे। कल रात उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि वो एतमाद के काबिल नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बैरू ने जवाब दिया। मैंने तो तुमसे ये पूछा था कि उस पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तुम्हारे नजरिए के मुताबिक किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी वफादारियां मशकूक हो। मैंने कहा, इस तरह तो मैं किसी भी तरह बैरू के लायक नहीं ठहरता। मेरा धर्म मुख्तलिफ, मेरा देश मुख्तलिफ, मेरे मकासद मुख्तलिफ। मुझे इस वक्त तुम्हारे देश का दुश्मन नंबर 1 समझा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा हूँ। तुम्हें मुझ पर इस कदर विश्वास है कि अपना एक एक राज मुझे बता रहे हो। जिस दौलत के लिए तुमने अपनी जिंदगी साधु बनकर मंदिरों में गुजारी, सारी जवानी त्याग दी, जिसके लिए तुमने नागराज जैसे खतरनाक तर आदमी से दुश्मनी मोल ली, उस दौलत का राज मुझे क्यों बताया? तुम्हें मुझसे कोई खौफ नहीं आता क्या? उसकी वजह यह नहीं कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। बैरू चांदना में खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मदम लहजे में बोला, बात है कैरेक्टर की, किरदार की। तुमने पहली मुलाकात में मुझे बता दिया था कि तुम कौन हो। हालांकि उस वक्त भी तुम जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उस वक्त तुम्हें ज्यादा खतरा था। मैं तुम्हें धोखे से मरवा भी सकता था, मगर मुझे तुम्हारी सच्चाई ने मुतासर किया और फिर एक काज के लिए काम कर रहे थे। हमारे देश के दुश्मन ही सही, मगर अपने मकसद से तुम मुखलिस होना। मैं पहली मुलाकात में जान गया था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया और अपना हर राज तुम्हें बता दिया। अजीब मंतिक थी उसकी, लेकिन मैं समझ गया था कि वो बेतुकी बातें अपनी खिजालत मिटाने के लिए कर रहा था। शक्ति भी ऐसा ही है कि उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है, मैंने कहा।